डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देने पर उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि वी हैव ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी। इस तरह का एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है और इस फील्ड में हमने एक बार मैग्नेट रख दिया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए m है, मैग्नेटिक फील्ड B और m और B के बीच के एंगल मान लीजिए थीटा है। ये हमने रख दिया। अब इसकी पोल स्ट्रेंथ यदि स्मॉल m मान लें हम, तो नॉर्थ पोल पर फील्ड का फोर्स अप्लाई होगा F = mb इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और इस साउथ पोल पर फोर्स अप्लाई होगा mb बट अपोजिट टू द फील्ड। और इस तरह से इस मैग्नेट पर दो फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस अप्लाई हो जाते हैं जो कि डिफरेंट पॉइंट पर काम कर रहे हैं। एंड देयरफॉर दिस फोर्सेस फॉर्म ए कपल। और कपल का काम क्या होता है, जिसके ऊपर अप्लाई है, जैसे मैग्नेट के ऊपर वो अप्लाई है तो उसको रोटेट करने की टेंडेंसी रखेंगे और उसको रोटेट करते हुए बी के पैरेलल आने की टेंडेंसी रखेगा। ये बी के पैरेलल आएगा। तो हमें इस मैग्नेट और इस फील्ड के बीच जो इंटरेक्शन मिल रहा है कि फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, और न केवल फोर्स बल्कि एक टॉर्क अप्लाई कर रहा है, और उस टॉर्क के कारण वो मैग्नेट को घूमने की टेंडेंसी रख रहा है, या फील्ड जो है वो मैग्नेट को अपने पैरेलल घुमाने की टेंडेंसी रखता है। तो हमें इसी के लिए हमें कुछ बातें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। नंबर 1, नेट फोर्स ऑन द मैग्नेट। इस मैग्नेट पर नेट फोर्स कितना लगा, माने सम ऑफ द फोर्सेस। तो भाई दो फोर्सेस लगे हैं, एक ऊपर की डायरेक्शन में, एक नीचे की डायरेक्शन में। ऊपर वाले को हमने पॉजिटिव लिया तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0। तो whenever a bar magnet is placed in a uniform magnetic field, the net force applied by the field on the magnet is always equal to 0। ठीक है। और जब नेट फोर्स 0 है तो देयर इज नो लीनियर मोशन। वहाँ मैग्नेट कोई लीनियर मोशन नहीं करेगा, मैग्नेट कोई डिस्प्लेस नहीं होगा। तो क्या होगा, केवल एंगुलर मोशन, केवल सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो नेट फोर्स तो इतना हो गया 0। सेकेंड लेते हैं टॉर्क। टॉर्क अप्लाइड ऑन द मैग्नेट। इस मैग्नेट पर कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो टाउ बराबर होता है F इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो चलिए एक फोर्स को हम पीछे बढ़ा लेते हैं और दूसरे फोर्स उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। तो कितना आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतना आ गया SA। तो F हमको मालूम है कितना होता है, MB। F इज गिवन बाई MB इंटू D हो गया SA। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया SA। अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ। फ्रॉम ट्रायंगल SNA, ये एंगल यदि थीटा है तो उसका अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा हुआ, और इस एंगल के लिए जो ऐसे है वो परपेंडिकुलर हो गया और ये उसका हाइपोटेनस। तो SA बाई SN इज इक्वल टू साइन थीटा। कितना मिलेगा, साइन थीटा। तो मैं ऐसे की जगह क्या रख सकता हूँ, तो ऐसे की जगह रख सकता हूँ SN इंटू साइन थीटा।
and Sn means effective length of the magnet which is given by 2L, तो 2L sin थीटा। तो इस ऐसे की जगह मैंने इतना रख दिया 2L sin थीटा, तो टॉर्क मुझको मिल गया टाउ इज इक्वल टू m इंटू बी इंटू ऐसे की जगह मैंने रखा 2L sin थीटा, इतना। अब m इंटू 2L पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ, ये तो भाई मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m b sin थीटा। तो इतना टॉर्क एक मैग्नेट के ऊपर फील्ड अप्लाई करता है जब आप उस मैग्नेट को उस फील्ड में रखते हैं, एम बी साइन थीटा। यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टाउ विल बी गिवन बाई एम क्रॉस बी। मैंने बताया था ना, एम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, बी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो टाउ कितना होगा, तो एम क्रॉस बी के बराबर होगा। टॉर्क किधर काम करेगा, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। एम किस प्लेन में है, तो मेरे बोर्ड में। बी किस प्लेन में है, अगेन ऑन द बोर्ड। तो टाउ किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। टाउ होगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। अब यदि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रखता है, जैसे कि यहीं पर दोनों फोर्स मिलकर क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो टाउ होगा आउटवर्ड। और यदि उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो टाउ होगा इनवर्ड, इतना। अब थीटा के कुछ डिफरेंट वैल्यूज के लिए टाउ की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब ये कि आपका मैग्नेट फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, तो थीटा भी 0 है, तो वही साइन थीटा भी 0 हो गया। एंड देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू 0, एंड उसके ऊपर कोई टॉर्क भी अप्लाई नहीं होगा। तो ना तो फोर्स अप्लाइड है ना ही टॉर्क। फोर्स के कारण लीनियर मोशन होता है, टॉर्क के कारण रोटेशनल मोशन होता है। अब फोर्स नहीं तो नो लीनियर मोशन, टॉर्क नहीं तो नो रोटेशनल मोशन, यानी मैग्नेट ना तो चलेगा ना घूमेगा, मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इस कंडीशन में आपका मैग्नेट इक्विलिब्रियम में होगा। सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, द साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम, एंड देयरफॉर टाउ इज आल्सो इक्वल टू एम बी मैक्सिमम। तो इस केस में आपके मैग्नेट के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा, मैक्सिमम टॉर्क। एंड 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, द साइन थीटा अगेन बिकम 0 एंड देयरफॉर टाउ इज आल्सो 0। तो जिस पोजीशन में टाउ 0 आ रहा है, समझ लो कि मैग्नेट उस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इन दो पोजीशन में आपका मैग्नेट इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों में फ़र्क क्या होगा, तो फ़र्क होगा कि इस पोजीशन में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, इस पोजीशन में वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और स्टेबल अनस्टेबल हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको समझाया था, चलिए अभी देख लेंगे। तो इतना टॉर्क उसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक। तो तीसरा, इक्विलिब्रियम ऑफ द मैग्नेट, कि आपका मैग्नेट कब इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, तो दो कंडीशन होते हैं, नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड सेकेंड नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0। जब सिस्टम पर ना कोई फोर्स अप्लाई हो ना कोई टॉर्क अप्लाई हो, तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। पहला कंडीशन ये तो सेटिस्फाइड है किसी भी पोजीशन के लिए, लेकिन टाउ सिग्मा टाउ यानी नेट टाउ ये केवल दो पोजीशन के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, एक तो थीटा बराबर 0 और दूसरा थीटा बराबर 180 डिग्री। एंड देयरफॉर द मैग्नेट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम at
थीटा इक्वल टू 0 एंड 180 डिग्री। इन दो पोजीशन के लिए हमारा मैग्नेट इक्विलिब्रियम में होगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा मैग्नेट इसी के पैरेलल रखा हुआ है, ऐसा एम भी उस तरफ जा रहा है, माने एन इधर होगा, एस इधर होगा। तो ये हो गया थीटा इक्वल टू 0 वाली पोजीशन। तो इस पोजीशन में हमारा मैग्नेट इक्विलिब्रियम में रहेगा, या हमने मैग्नेट को यूं रखा कि ये बी और मैग्नेट हमने यहाँ पर इस तरह से रख दिया, इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जैसे मैंने कहा ना कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। कैसे पहचानते हैं, आप मैग्नेट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, मैग्नेट ही नहीं, जो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो और छोड़ दो। यदि वो वापस आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, इनिशियल पोजीशन में, तो समझ लो कि स्टेबल है, और नहीं आया तो समझ लो अनस्टेबल है। तो जैसे आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स, बी की डायरेक्शन में साउथ पोल के ऊपर फोर्स बी के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएंगे, और ये दोनों फोर्स मिलके क्या करेंगे, मैग्नेट को फिर से इनिशियल पोजीशन की तरफ टर्न कर देंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसीलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब जरा यहाँ थोड़ा सा टर्न करके देखें, ये मैंने टर्न कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मतलब तो साउथ पोल है, फोर्स इधर लगेगा, ये नॉर्थ पोल है, फोर्स बी की डायरेक्शन में लगेगा। अब ये दोनों फोर्सेस मिल करके सोचो और बताओ कि क्या ये मैग्नेट को वापस लाएंगे इनिशियल पोजीशन में? नहीं। क्या ये दोनों मिलकर मैग्नेट को ऐसी पोजीशन में रख पाएंगे? नहीं। तो क्या करेंगे, ये तो मैग्नेट को और घुमा ले जाएंगे, कहीं ऐसी और पोजीशन में ले जाएंगे। इसका मतलब कि जब तक मैग्नेट इस पोजीशन में है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, थोड़ा हिला डुला कि इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, और इसलिए हम इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थीटा इक्वल टू 0 पर, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर दोनों में मैग्नेट स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, लेकिन 0 पर होता है स्टेबल और 180 पर होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फोर्थ, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कि हमने एक मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इस तरह से, ये एन और ये एस। तो मैग्नेट जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। यहां से मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, इस पोजीशन पे ले आया थीटा। तो इसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई होंगे बाय द फील्ड वो इस तरह से होंगे, और ये दोनों मिलके इसको घुमाएंगे। और जब तक मैग्नेट मेन पोजीशन पे आता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है, तब तक वो कुछ एंगुलर मोमेंटम गेन कर लेगा, और उस मोमेंटम के कारण वो वहाँ रुकेगा नहीं, वो दूसरी तरफ चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा मोमेंटम के कारण। और फिर जब इस तरफ आ गया तो फिर इसके ऊपर फोर्सेस लग गए, ये फिर उसको टर्न करेंगे, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट ये मैग्नेट जो है वो एंगुलर ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है। हमें इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखो, सिंस टाउ इज गिवन बाय एम बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था। इफ थीटा इज ए स्मॉल एंगल, हमने उसको बहुत ज़्यादा एंगल से डिस्प्लेस नहीं किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, लेस देन 10 डिग्री,
then sin theta is approximate equal to theta, and if moment of inertia of the magnet इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के चारों तरफ ये ऑसिलेशन करेगा, ये जैसे मेरी उंगली जा रही है इसी के परपेंडिकुलर, इसी के चारों तरफ ये ऑसिलेशन करेगा। तो इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस। तो इस एक्सिस के लिए, ये परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए आई है। तो इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेट अबाउट द एक्सिस of oscillation is equal to I, and angular acceleration is equal to alpha, then tau is given by I into alpha। ये भी आपने पढ़ा है। तो साइन थीटा जगह थीटा रखना है, टाउ की जगह मुझे आई अल्फा रखना है। तो चलिए रख देते हैं, ये दोनों वैल्यू रख देते हैं इस फॉर्मूले में। तो टाउ की जगह हो गया आई अल्फा इज इक्वल टू, अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना कि आपने इसको घुमाया इस तरफ है, यानी आपने इसको घुमाने के लिए जो टॉर्क लगाया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया, वो इस डायरेक्शन में लगाया, तभी तो उस तरफ घुमा। तो फील्ड का जो टॉर्क लगता है उसके अपोजिट वापस लगता है। इसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। और रीस्टोरिंग टॉर्क हमेशा डिफ्लेक्शन के अपोजिट होता है। तो मैं कहूँ देयरफॉर restoring torque I into alpha is equal to minus mb sin theta, और sin थीटा जगह हो गया थीटा। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि ये डिफ्लेक्शन के या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। ये जो टॉर्क है इस मैग्नेट को वापस लाता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क एक दूसरे का अपोजिट हैं, तो नेगेटिव साइन ये आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी बाई आई इंटू थीटा। अब एंगुलर ऑसिलेशन के लिए आपने लीनियर ऑसिलेशन के लिए ये फॉर्मूला निकाला था सिंपल हार्मोनिक मोशन का कि ये बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एसएचएम में निकाले थे हमने। ये एसएचएम की प्रॉपर्टी है कि उसका एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर आई वाई, यानी ए और वाई एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर एंगुलर ऑसिलेशन में ए की जगह अल्फा और वाई की जगह हो गया थीटा, वाई की जगह हो गया थीटा, क्योंकि वहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसी फॉर्म में आ गया अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर यह कितना आ गया एम बी अपॉन आई। तो सिंस इन एंगुलर ऑसिलेशन अल्फा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा एंड देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट एम बी अपॉन आई, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा मिलता है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट एम बी अपॉन आई एंड देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इन एंगुलर ऑसिलेशन of a bar magnet about a uniform magnetic field। इतना मिलता है, ठीक है। आई याद रखना, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेट। अब यदि ये
रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ L और विड्थ B है, तो फॉर ए बार मैग्नेट I is given by the mass into L square plus B square by 12, इतना मिलता है। I is equal to mass into L square plus B square by 12. L is the length, B is the breadth. तो वहाँ से आप I कैलकुलेट कर सकते हो, मास तो आप तौल के निकाल सकते हो, M मैग्नेटिक मोमेंट ये आपको जनरली दिया नहीं दिया, मान लो B आपको दिया हुआ है तो आप M वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो बाई मेजरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया हुआ है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में, तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में हम इसी फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हम यदि इस मैग्नेट को टर्न करें, घुमाएं, तो हमें टॉर्क के अगेंस्ट अपना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, और उस टॉर्क के हेल्प से हम उसको कुछ रोटेट करें तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो हम कितना वर्क कर रहे हैं ये निकालते हैं। तो नेक्स्ट, वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट, कि मैग्नेट को रोटेट करने में आपने कितना वर्क किया। तो देखो, वर्क डन इन ए स्मॉल रोटेशन d theta is given by, कैसे देते हैं आप, dw is equal to tau into d theta, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ कितना था अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था भाई, mb साइन थीटा डी थीटा। तो फिर θ1 एंगल से θ2 एंगल तक आपने टर्न किया, मान लो मैग्नेट पहले θ1 एंगल पर था, वहां से θ2 एंगल पर ले गए, तो कितना वर्क आपने किया निकाले। एंड देयरफॉर वर्क डन इन रोटेटिंग the magnet from θ1 to θ2 एंगल। तो इतने के लिए घुमा रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक घुमा रहे हैं, तो कितना वर्क आपने किया। तो W इज गिवन बाई द इंटीग्रेशन ऑफ mb साइन थीटा डी थीटा बिटवीन θ1 to θ2। अब हमको मालूम है कि m इज ए कांस्टेंट फॉर ए मैग्नेट, b इज आल्सो ए कांस्टेंट फॉर ए फील्ड, तो साइन थीटा को हमको इंटीग्रेट करना होगा, ये होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स है θ1 से θ2। तो लिमिट अब पुट कीजिए, लिमिट्स रख दीजिए, तो हमको मिल गया mb माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। पहले थीटा की जगह अपर लिमिट रखा, फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट रखा और दोनों को घटा दिया, तो क्या मिला, mb कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो एक मैग्नेट को घुमाने में इतना वर्क हमको करना पड़ता है। यदि θ1 इनिशियल एंगल 0 था तो cos 0 1 हो जाएगा, 30 था तो cos 30, 60 था तो cos 60, जो भी रहेगा। θ1 इनिशियल एंगल, θ2 द फाइनल एंगल, कि कहाँ तक आपने घुमाया है, तो इतना वर्क करेंगे। और हमको ये भी मालूम है कि जब हम किसी सिस्टम पर, हम जब किसी बॉडी पर कुछ वर्क करते हैं तो वह उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हमारे इस मैग्नेट के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट, इसको हमने डिफाइन कर रखा है
the work done in rotating the magnet from standard position to the given position is called potential energy of the magnet. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया स्टैंडर्ड पोजीशन। किसको कहते हैं? तो स्टैंडर्ड पोजीशन वो पोजीशन है जिसमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। ठीक है, वो पोजीशन जिसमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। शुरू में मान लीजिए कि आपके मैग्नेट के दोनों पोल, हालांकि पोल अलग अलग नहीं होते, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के दोनों इन्फिनिटी पर हैं और वहां से हम उसको बारी बारी से टर्न बाई टर्न लेके आ रहे हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और इधर इन्फिनिटी पर ये दोनों है, नॉर्थ पोल भी है साउथ पोल भी है। मैं पहले नॉर्थ पोल को लेके आता हूँ इन्फिनिटी से। जैसे ही मैंने फील्ड में एंटर किया, फील्ड का फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुआ। उस फोर्स के अगेंस्ट मैं अपना फोर्स अप्लाई करके नॉर्थ पोल को यहाँ ले आता हूँ इस पोजीशन पे और फिर वापस गया फॉर द साउथ पोल और साउथ पोल को लेकर के मैं फिर वापस आया। जैसे ही फील्ड में एंटर किया, फील्ड ने फोर्स अप्लाई किया और मैं उसके अगेंस्ट अपना फोर्स अप्लाई करके उस साउथ पोल को इस पोजीशन पे लेके आया, बिल्कुल परपेंडिकुलर पोजीशन पे लाया बी के, कि इस एस और एन को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी वो बी के परपेंडिकुलर हो। तो इन्फिनिटी से एन पोल को जहाँ तक तुमने लाया, इन्फिनिटी से साउथ पोल को भी तुमने वहीं तक लाया, सेम डिस्टेंस। हमें मालूम है कि नॉर्थ पोल पर बी का फील्ड, बी का फोर्स और साउथ पोल पर बी का फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं और जब नॉर्थ पोल को लाने में भी तुमने पॉजिटिव वर्क किया है तो साउथ पोल को लाने में तुमने उतना ही नेगेटिव वर्क किया है। एंड देयरफॉर द नेट वर्क डन फॉर दिस पोजीशन ऑफ द मैग्नेट इज इक्वल टू जीरो। तो मैं मैग्नेट को ऐसा रख रहा हूँ, तो कैसा हो गया? बी के परपेंडिकुलर। तो जब वो मैग्नेट बी के परपेंडिकुलर होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। आप किसी और पोजीशन में भी रखते हैं इस तरह से, तो इन्फिनिटी से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस और इन्फिनिटी से साउथ पोल का डिस्टेंस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया और जितना डिफरेंस आया उतना नेटवर्क उसके ऊपर हो जाएगा और जितना नेटवर्क उसके ऊपर होगा उसकी एनर्जी बन जाएगी। यानी और किसी पोजीशन में एनर्जी जीरो नहीं होगा। तो एनर्जी जीरो कब होगा? जबकि मैग्नेट फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो, राइट एंगल्स पे रखा हो, तो उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। उस समय उसकी एनर्जी क्या है? जीरो। अब उसके बाद तुम वहाँ से इसको जो टर्न कर रहे हो, घुमा रहे हो, जितना भी तुम वर्क करोगे वो उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो स्टैंडर्ड पोजीशन समझ में आ गया। स्टैंडर्ड पोजीशन when magnet is placed at right angles to the field, then it is called standard position। तो हम इसको स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कि हम मैग्नेट को टर्न कर रहे हैं और उसे
थीटा एंगल पे ले गए। कहाँ से थीटा एंगल पर? मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर। तो इफ द मैग्नेट is rotated such that its final angle is theta from field, then the work done will be equal to mb, फॉर्मूला भी हम लोग निकाला था, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो हो गया mb cos 90। स्टैंडर्ड पोजीशन में तो वो 90 डिग्री बना रहा था, माइनस फाइनली वो थीटा एंगल बना रहा है, थीटा थीटा तो थीटा रख दिया। अब cos 90 तो जीरो होता है, तो क्या मिला? माइनस mb cos थीटा, माइनस mb cos थीटा। इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगा, ठीक है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास मिलेगा। हम इसे वेक्टर फॉर्म में है, तो सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन एंड देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इज माइनस mb cos थीटा। इतनी पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेट के पास होती है जब वो फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रखा होता है। आर दिस पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो गिवन बाई माइनस m डॉट बी। m डॉट बी को सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा, इतना, ठीक। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस mb, क्योंकि cos 0 1 होता है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। और जिस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सके तो स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं, तो स्टैंडर्ड पोजीशन आ गया। एंड थर्ड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस mb, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर हम कंपेयर करें तो ये मिनिमम मिला और ये मैक्सिमम मिला, मिनिमम। तो जिस पोजीशन में सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होती है वही स्टेबल इक्विलिब्रियम का होता है, और इसलिए ये जो पोजीशन जिसमें एनर्जी मिनिमम आ रही है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब इक्विलिब्रियम का प्रकार जो है यहाँ से भी निकाल सकते हो एनर्जी से। जिस पोजीशन में एनर्जी 0 होती है हम उसे स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड पोजीशन। लेकिन इक्विलिब्रियम तो हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, लेकिन उसके पास एनर्जी भी है। मैक्सिमम की बात हम नहीं करेंगे, एनर्जी है। अब एनर्जी माने वर्क करने की कैपेसिटी है, और तब जैसे उसको चांस मिलेगा, जैसे उसको मौका मिलेगा, वो कुछ वर्क करेगा, और जब वर्क करेगा तो किसी और पोजीशन में चला जाएगा, यानी फिर इस पोजीशन में वो नहीं रह पाएगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो ये 3 पोजीशन आपको याद रखने हैं। कई बार कैलकुलेट वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टैंडर्ड एंगल आपको कुछ नहीं दिया भाई, एंगल आपको खुद ढूंढना है। स्टैंडर्ड पोजीशन कब होता है भाई? तो 90 डिग्री पर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? तो 180 डिग्री पर। वर्क कितना होता है? mb इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब थीटा 1 की जगह मुझे 90 रखना पड़ेगा, थीटा 2 की जगह मुझे 180 रखना पड़ेगा, और फिर मुझे अपना उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वर्क मुझे मिलेगा। तो ये 3 पोजीशन आपको याद रखना है।
ये बिल्कुल यही 3 पोजीशन आपको इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए भी होते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी ये 3 पोजीशन बिल्कुल ऐसी है ना, क्योंकि एक मैग्नेट और एक डाइपोल ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है सिंबल्स में और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में, बाकी दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल चलते हैं। तो ये था इंटरैक्शन बिटवीन ए बार मैग्नेट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप सबसे नमस्कार, जय हिंद।